सबसे पहले मैं पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई है जिसमें जो 28 लोग मारे गए हैं, मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो उनको जो मुआवजा दिया गया है वो भी बहुत कम दिया गया है। मैं समझता हूँ जवान डेथ हुई है, भारत सरकार को कम से कम 20-25 लाख का तो कम से कम जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ मेरा ये कहना है कि हमारी जो भारत सरकार का सिक्योरिटी फेलियर भी है, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ कि मोदी जी जब सरकार में आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे, 56 इंच छाती की बात करते थे और नोटबंदी की भी बात की गई थी कि नोटबंदी होगी तो आतंकवादियों को इससे ये जो है तो हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन नोटबंदी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आतंकवाद आज भी होने का नहीं है। और मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि ये जो घटना है ये इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी होगी। हम निंदा करते हैं सिक्योरिटी फेलियर की और इसलिए मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार है। सर, जो देश के मजदूर होगी, जैसे अभी पुलवामा का नाम लिया आपने, तो पुलवामा में भी वो मजदूर थे, चाहे सरकार के मजदूर थे, आज उनकी जो दयनीय स्थिति है। जी सर, देखिए पूरा देश के सारा देश की जो मजदूर यूनियन है वो सभी लड़ रही है भारत सरकार से। BMS को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से जो यूनियन जुड़ी हुई है, इसके अलावा वो भी हालांकि मुद्दों पे हमारे साथ रहती है लेकिन धरने प्रदर्शन में साथ नहीं आती है। आज मजदूरों का तो गला घोटा जा रहा है। जिस तरीके से लेबर कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम मजदूर की लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। मजदूर की लड़ाई जो एक सपना हो जाएगी, क्योंकि ऐसे 4 लेबर कोड आ रहे हैं जिसके अंदर बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरों से मजदूरी कराई जाएगी। उसके अंदर काम की घंटे कोई नहीं होंगी, वो अपनी बात नहीं कह सकेगा, अपना अधिकार नहीं मांग सकेगा, उसको मतलब किसी भी तरह का राइट्स नहीं होगा, ना यूनियन बनाने का अधिकार होगा, ना उसको अपनी बात का विरोध करने का अधिकार होगा, ना हड़ताल करने का, हड़ताल कर सकता है। वो 4 कोड भी ला रहे हैं, पूरा देश उसके खिलाफ है। तमाम हमारे ट्रेड यूनियन उसके खिलाफ धरना दे रही है। मैंने सुना है कि 20 मई को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी होने जा रहा है 4 कोड बिलों को लेकर। आज जो ये हमारा जो सम्मेलन चल रहा है हिंद खदान मजदूर फेडरेशन, तो जो माइंस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे कोयला खदानों में जो काम कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही नारकीय जीवन जी रहे हैं। उनको पूरी क्या कहते हैं, उनका हक नहीं मिल रहा है। उनको जो उनकी सैलरी है, जो उनकी मजदूरी है, वो वर्तमान के हिसाब से नहीं मिल रही है। तमाम बहुत सारे सर, कोल्ड जहाँ ये है, जहाँ कोयला निकाला जाता है, वहाँ सारी ठेकेदारी प्रथा है। गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये लेते हैं और जो वर्कर है, वहाँ मजदूर है, उसका ATM, उसका पेटीएम अपने पास रखते हैं, मात्र 9,000 रुपये की सैलरी दी जाती है। जो है जान जोखिम में डालकर ये कोयला खदान का जो मजदूर है, ये अपनी जान पर खेलकर जो है काम करता है। उसका जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होता है। जो कोयला खदानों में जो काम करते हैं उनका जीवन बड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अत्याचार है कि 30,000 रुपये कराते हैं, देते 9,000 है, 10,000 है, तो ये तो पूरे देश के अंदर चल रहा है। जहाँ पर भी ठेकेदारी प्रथा है, किसी भी सेक्टर में हो, कोल खदान में हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे खदान मजदूर हो, हॉस्पिटल्स हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जहाँ पर भी ठेकेदारी प्रथा चल रही है, वहाँ यही सब कुछ चल रहा है। उनके साइन जो है उनके ज़्यादा कितने साइन कराए जाते हैं और उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दिया जाता। बहुत मजदूरों के साथ तो बहुत ही अन्याय है पूरे देश के अंदर, और इनके खिलाफ लड़ने वाले भी कोई नहीं दिखाई देते। जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो मजदूरों के एजेंडों पर काम नहीं करती हैं। ये सबसे बड़ा दुख है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो मजदूरों के सवाल को नहीं उठा रही, उसके मिनिमम वेजेस का सवाल नहीं उठा रही। राकेश जी, हालात ये हो गए हैं
की जो डेली का परसेंटेज है वो 4-5 मजदूर प्रत्येक दिन अपने आप को सुसाइड करते हैं। जी सर, उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मजदूर है, जिसको जो भुखमरी का शिकार है, जिसके पास काम नहीं है, ये जो अत्याचार जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो मारा जा रहा है या सुसाइड कर रहा है। सर वही हाल किसानों का है। किसान भी मजदूर हैं, वो खेत में मजदूरी करते हैं, वैसे लोग जो हैं वो किसान आदमी जो है खेती करते करते मजदूरी करते करते चला जाता है, क्योंकि उसको पैसा मिलता नहीं जी। उसको वाजिब जो उसका दाम है, एक्चुअल में जो दाम होता है वो उसको मिलता नहीं है। बिचौलिए जो होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं, दुकानदार होते हैं, थोक विक्रेता होते हैं, वो सारा जो प्रॉफिट है वो खा जाते हैं। मजदूर को, किसान मजदूर को तो बहुत कम पैसा मिल पाता है, जिसकी वजह से आगे राकेश जी आज से पहले ऐसा हाल नहीं था। 2014 से पहले बहुत अच्छे लोग अपना अधिकार मांगते थे और जो फेडरेशन है या जो यूनियन है सरकार उनसे बात करा करती थी, लेकिन अब सरकार फेडरेशन या यूनियन से बात नहीं कर रही है। तानाशाही चल रही है, इसकी मुझे दो राय नहीं। जब से मोदी सरकार आई है, इसलिए मजदूरों के सवालों को तो लड़ाई ही नहीं है। इसके अंदर उनका बस चले तो हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी ख़त्म करते हैं। जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जुडिशरी के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, चुनाव आयोग को भी एक तरीके से गुलाम बना लिया गया है। तो आज तो सारा कुछ जो है, जो सरकार कहती है वही हो रहा है। हमारा मीडिया सरकार की भाषा बोलता है, तमाम सरकारी सेक्टर सरकारी भाषा बोलते हैं। वो न्याय की बात नहीं करते, वो मजदूर की बात नहीं करते, वो किसान की बात नहीं करते। राकेश जी ऐसा तो नहीं है कि जो बाबा साहब ने जो लेबर जो कानून बनाए थे उनको धराशायी करने के लिए बाबा साहब का नाम ना ले मजदूर, इस तरीके की प्रोपेगेंडा चल रही है। जी बाबा साहब को मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। अभी बाबा साहब का जन्मदिवस गया है 14 अप्रैल। पूरा देश 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाता है उनका जन्मदिन। लेकिन बाबा साहब ने लेबर की जो लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की लेबर पार्टी भी बनाई थी जी, और जो उसके अंदर ही तमाम तरह के मजदूरों के जो राइट्स थे, काम के घंटे कितने हैं और उनकी जो सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, मैटरनिटी के ऊपर जो छुट्टी होती है, तो सारे ये अधिकार बाबा साहब के द्वारा ही दिए गए। वरना तो मजदूरों को जो है बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के जरिए काफ़ी कुछ सिक्योर किया है। लेकिन सरकारें जो है वो सरकार जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है, उस कानून को फॉलो नहीं करती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के खेल में उद्योगपतियों का साथ दे रही है। मैं तो यही कहूँगा कि भारत सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है, वो मजदूरों का हित देखते हुए उद्योगपतियों के हित को ज़्यादा ध्यान रखें। सर मजदूर जैसे जिस तरीके से सरकार है और प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहा हूँ और मजदूरों को राशन फ्री दे रहा हूँ, तो क्या लगता है सर इस तरीके से मतलब लोगों को मजदूर से लेकर क्या उन्हें मजबूर बनाया जा रहा है? जी, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं, छाती ठोकते कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देता हूँ, तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे देश में कितनी भयंकर गरीबी है कि वो 80 करोड़ लोगों को ये राशन फ्री देना पड़ रहा है। जबकि और भी लोग राशन के लिए परेशान रहते हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जिस तरीके से मोदी जी को खुश देखना चाहिए कि मैं 80 करोड़ लोगों को जो है राशन देता हूँ, तो 80 करोड़ तो गरीबी रेखा से नीचे ही है। जो भी राशन देता है वो गरीबी रेखा से नीचे का आदमी होता है। तो इसके अलावा भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नंबर जो है गरीब लोगों का रह जाता है। राकेश जी आप एक नेता भी हैं, आप निगम पार्षद रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर जो सरकार आई थी कि प्रत्येक महिला को और प्रत्येक गरीब लोगों को 2500 रुपये मिलेंगे और मेडिकल सुविधा फ्री दी जाएगी। आज सरकार को बने 2-2.5 महीने हो गए, क्या ये सुविधाएं दे पा रहे हैं? सर बात भी नहीं हो पा रही है। बड़ी शर्म की बात है कि जिसमें ये सरकार चुनकर आई है, जिस वादे पे चुनकर आई है, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसियाँ थी उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है जी। और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने का वादा किया था, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, तकरीबन 25% लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था। लेकिन वर्तमान जो सरकार आई है और जिसने 2500 रुपये देने का वादा किया था, उसका तो अभी तक कोई नामो निशान में भी नजर नहीं आता कि कैसे महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। कोई योजना दिखाई नहीं देती, कोई रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। हमें तो ये लगता है कि
जुमला साबित ना हो ये भी। सर सरकार बनने के बाद में ईद भी चली गई, होली भी चली गई, एक सिलेंडर फ्री देने का वायदा किया था सर, उन सिलेंडरों को क्या हुआ सर? जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी ज़्यादा करती है। ईद को तो हिंदू मुस्लिम करके वोट मिल जाता है ना, तो ये जितने वादे करते हैं सब जुमला शब्द। सर 2014 में वायदा किया था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जाएंगे, फिर अमित शाह जी कहते हैं जुमला है। उसी तरीके से क्या आम पब्लिक को पता नहीं है कि बीजेपी जब भी आती है वो अपने जुमलों से आती है? देखो बस देखिए, आम आदमी की परेशानी ये है कि जब भी इलेक्शन आता है उसको हिंदुत्व के रंग में रंग दिया जाता है। फिर 5 साल रोता है, उसको हिंदुत्व के नाम पर दिया जाता है जी। और फिर 5 साल वो महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम तरीके की परेशानियों से जूझता है। वो परेशान है, उसे उसके पक्का मालूम है कि मैंने जो वोट देके गलत किया है, लेकिन क्या करेंगे, वो ऐसा माहौल जो पैदा होता है ना हिंदुत्व का, तो उसमें हर आदमी अपने आप को हिंदू समझने लगता है। समाधान क्या है सर? नहीं, समाधान तो देखिए जागरूकता की कमी है, हमारे लोगों को समझना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसी कोटे को, बैकवर्ड लोगों को, वो हिंदुत्व के जाल में फंसते हैं जबकि वो हिंदू है ही नहीं। ये तो एक जाल है जो वोट लेने के लिए बुला गया है। आज़ादी से पहले अगर हम लोग, हम तो छूट के लाए जाते हैं, हमें तो हिंदू मानते ही नहीं कि जो भी ऐसी कोटा है उसी कोटा है। नहीं, खासतौर से सर बैकवर्ड के लोगों को अछूत मानते थे। इसका मतलब ये है कि इनको दूर होना चाहिए, छुआछूत थी बहुत ज़्यादा। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि भाई मर्दशुमारी की घोषणा की कि भाई आप पूरे देश में मर्दशुमारी कराइए, कितने लोग, किस संख्या में कितने लोग हैं, तो इनको लगा कि हमको माइनॉरिटी में आ जाएंगे अगर हमने इनको अलग कर दिया। तो एक साजिश के तहत उन्होंने कहा कि हम भी हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं। कि सर चुनाव के समय पर हिंदू, बाकी समय पर जो जातिवाद, हाँ, उन्होंने भाई बना लिया, शेड्यूल कास्ट भाई बना लिया। एक को ब्राह्मण कहते हैं, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई राजपूत कहता है। असल में तो यही लोग हैं। अब हम लोगों की व्यवस्था वाला मामला है कि उन्होंने कभी अपनाया तो है नहीं हमें, लेकिन क्या है कि वोट लेना है, सरकारें बनानी है, तो ये हमें हिंदुत्व का पहाड़ा जो है पढ़ा देते हैं, हिंदुत्व के रंग में रख देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आम जनता को, मैं समझता हूँ कि आम जनता भी इस मामले से बाहर आएगी। लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदू ही परेशान है। अगर जो लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं, अब वही सबसे ज़्यादा ठगे जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर ही महंगाई की मार पड़ रही है, उन पर ही भ्रष्टाचार की मार पड़ रही है, उनको ही राशन नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं लोगों को, महिलाओं को, जो 2500 वाला जो महिलाओं को देने का वादा किया था, वो सब लोग ज़्यादातर वो जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, जो हिंदुत्व समझते हैं अपने आप को, ज़्यादातर वही मारे जा रहे हैं इसमें। तो आने वाला समय बताएगा लोग इस माया जाल से निकलेंगे। मैं तो यही कहता हूँ कि ये बस पानी जो है हद से ऊपर जा रहा है और कभी ना कभी ये गुब्बार फूटेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि लोग समझते हैं सारी चीज़ों को और बहुत जल्दी इनके खिलाफ एक जन आंदोलन। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.